ठीक है, बताओ 2000 लेवल में क्या डाउट है। एक्चुअली मैंने पेपर देखा नहीं है, फिर चलो ट्राई करते हैं। तो मतलब सर नेक्स्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, जो नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो एक बार देख लेते हैं कौन ऐसे भी कौन सा। कुछ ज़्यादा डाउट है नहीं इसमें। सर क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि मैं देख लेता हूँ, मैंने सॉल्व किया नहीं है तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, नहीं होगा तो। फिफ्थ, सॉरी वो तो 2000 पेपर देखने वाले हैं 2011 वाला। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, यस। तो एक बार मतलब डाउट जो है पूछो, अभी ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, जो नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, क्या दिक्कत है। ओके, सो फिफ्थ वन। सो फिफ्थ क्या कह रहा है? the equation x raised to power 13 minus e raised to power minus x plus minus sin x is equal to 0 has how many roots? तो ये कैलकुलस का क्वेश्चन है। और 13 उसके बाद माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स and minus sin x is equal to 0. Okay. तो क्या करेंगे इसमें? तो जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इस टाइप का है, तो मुझे नंबर ऑफ जीरोज निकालना। ग्राफिकली सोचोगे तो मान लो अगर मैं ग्राफ बनाऊं फंक्शन का, ठीक है, तो हमें देखना है कि इस फंक्शन के पास कितने जीरोज हैं। ओके, इस फंक्शन के पास, ये मैंने एफ बोल दिया इसको, तो इस फंक्शन के पास कितने जीरोज हैं। तो सिंपल एक चीज़ है, तुम एफ डैश एक्स पहले निकाल के देखो, उससे थोड़ा ये आइडिया लग जाएगा क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है क्या है। तो ये एफ एक्स का नाम दिया मैंने, तो डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, कोई बताओ मुझे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? 13x raised to 12 plus e raised to minus x plus 1 minus cos x. ओके, अब यहाँ क्या है मजे की बात, देखो ये 1 है प्लस ई की पावर माइनस एक्स। सो ई की पावर माइनस एक्स हो या प्लस एक्स हो, एक्स तुम कोई भी रियल नंबर लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज जो होता है पॉजिटिव रियल नंबर होता है, तो ई की पावर माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। और 13x की पावर 12 भी पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव नहीं होगा तो नॉन नेगेटिव होगा, मतलब जीरो या मोर देन जीरो। तो मेरा मतलब ये है कि इस क्वांटिटी की वैल्यू हमेशा मोर देन वन आएगी, फॉर श्योर मोर देन वन, स्ट्रिक्टली मोर देन वन होगा। और cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स जो भी होगा ये हमेशा मोर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा वन से ज़्यादा है और ये एक्सट्रीम केस में वन हो सकता है। सो स्टिल इसका आंसर कभी भी जीरो नहीं आएगा, हमेशा मोर देन जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ डैश एक्स है दिस इज पॉजिटिव, मीन्स एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। सो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लो ग्राफ है इंक्रीजिंग है, तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम सिर्फ ये पॉलिनोमियल नहीं है, अगर पॉलिनोमियल और डिग्री का होता तो हम डायरेक्टली गेस कर पाते, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है, इसमें साइन भी इन्वॉल्व है, ई की पावर माइनस एक्स भी है ना, बट और डिग्री का है। सो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, मान लो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, तो उसके इसमें लिमिट निकालना है ना, डिफिकल्ट टास्क, मतलब तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। तो इन दैट केस
वी कैन डू वन थिंग, ये तो पक्का है कि इंक्रीजिंग है। देखो दो तरह की सिचुएशन है कि हो सकता है कि फंक्शन इस तरह से जा रहा हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो, है ना, और ये एक हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहा हो, ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है समथिंग कि मतलब ठीक है इन्फिनिटी पे क्रॉस कर रहा हो, समथिंग लाइक दैट। बट हमें देखना है कौन सा वाला केस है। ऐसा तो नहीं कि फंक्शन भी हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ऑलवेज फंक्शन पॉजिटिव होगा, तो उस केस में भी इंक्रीजिंग हो सकता है। तो हमें बस क्या देखना है कि हमें अब ये डिसाइड करना है इंक्रीजिंग तो है, तो क्वेश्चन ये है क्या ये एक्स को कभी कट करता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसके पास एटमोस्ट वन रूट होगा, मतलब ज़्यादा ज़्यादा एक रूट होगा। तो इसके हिसाब से तुम देखोगे तो ऑप्शन में जैसे नो रियल रूट है तो ये भी हो सकता है, मान लो कोई भी रूट ना हो। मोर देन टू तो ये बी गलत हो गया, एग्जैक्टली टू ये भी गलत हो गया, तो बी सी तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इट कैन हैव एट मोस्ट वन रूट, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा एक होगा, तो जीरो या वन। तो ऑप्शन या तो ए सही है या डी सही होगा। अब उसके बाद क्या है, तो अब तुम्हें कुछ पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करके देखो। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं तुमसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो, इस फंक्शन में, एफ डैश एक्स में नहीं, फंक्शन में जिसको मैंने एफ एक्स नाम दिया है। सो फंक्शन को जीरो, -1। सो जीरो रखोगे एक्स को हर जगह तो माइनस वन आ गया। एंड व्हाट इज एफ एट, अगर मैं पूछूं तुमसे पाई, पाई पूछ लेते हैं, पाई से थोड़ा साइन पाई इजी रहेगा इसीलिए। क्या होगा, मतलब पाई के टर्म में ही लिखेंगे, वो उतना कैलकुलेट तुम कैलकुलेटर से कर सकते हो ऐसे, तो कैलकुलेटर तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, सो यू कैन पुट इट। सो ऐसा हो जाएगा पाई की पावर 13, है ना, माइनस ई की पावर माइनस पाई, फिर प्लस पाई माइनस साइन पाई जीरो। ओके, तो रफली इफ यू फाइंड, तो रफली बताओ कितना है, कैलकुलेटर में इसको पुट करो, फिर तो जीरो हटा देते हैं डायरेक्टली। सो ई की पावर माइनस पाई लेस देन वन ही होगा क्योंकि वन अपॉन ई की पावर पाई हो जाएगी। सो मेरा मतलब ये है कि तुम बिना कैलकुलेटर से भी बता सकते हो कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, है ना, क्योंकि पाई की पावर 13 है, सॉरी नॉट 3, 13 प्लस पाई माइनस वन अपॉन ई की पावर पाई। ओके, तो बताइए पॉजिटिव आंसर देगा या नेगेटिव आंसर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस यही देखना है हमें। पॉजिटिव। पॉजिटिव है। सो दिस इज ऑब्वियसली पॉजिटिव बिकॉज पाई इज 3.14, तो पाई की पावर 13 ना वेरी लार्ज नंबर, मतलब बहुत लार्ज नंबर आएगा, 3 की पावर 13 है ना, सो इट विल वेरी लार्ज नंबर। सो ये 1000 में कहीं पॉजिटिव जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है, सो दिस इज अ पॉइंट जीरो माइनस वन। व्हेन वी टेक पाई एज एक्स, सो एक्स जीरो, सो वैल्यू इज वेरी लार्ज इन पॉजिटिव। सो ये तो पक्का हो गया कि ये फंक्शन कुछ इस तरह से जा रहा है, पाई पे कुछ बहुत लार्ज नंबर होगा, ग्राफ अपने हिसाब से इस तरह से बना सकते हो। सो इसका मतलब इसमें कितने रूट्स हैं, फिर इस तरह से वेरी लार्ज नंबर कुछ होगा, मान लो इस तरह नंबर कुछ आएगा। सो इट हैज़ हाउ मेनी रूट्स, द फंक्शन हैज़ हाउ मेनी जीरोज, 1 रूट। सो इसका मतलब एक ही होगा, या तो एक होता है जीरो होता। तो अगर हर रियल नंबर में वैल्यू पॉजिटिव आ जाती, मतलब ऐसा हो जाता कि एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव है ही और एफ एक्स भी हमेशा पॉजिटिव है, तो नो रूट्स होता फिर। लेकिन यहाँ एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव नहीं है, कुछ पॉइंट पे नेगेटिव भी है, तो कुछ पॉइंट पे नेगेटिव है, इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं वो एक्स को कट कर ही रहा है, और इंक्रीजिंग है तो वापस मुड़ के तो आएगा नहीं, तो मोर देन टू रूट होने का चांस ही नहीं है ना, टू या मोर देन टू, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो या तो एक बार कट करेगा या कट नहीं करेगा, तो इस केस में अगर ऐसा होता तो आंसर होता नो जीरोज। बट यहाँ क्या है ना, नो रूट्स, नो रियल रूट्स, बट ऐसा नहीं है, कुछ पॉइंट है पॉजिटिव कुछ पे नेगेटिव है, तो एक्स को कहीं ना कहीं कट कर रहा है। ओके, तो ये तो ठीक है, तो इसका आंसर होगा एग्जैक्टली वन रियल रूट। अच्छा यहाँ क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज हो गया ना, इस पॉजिटिव है नेगेटिव है तो बीच में जीरो है, तो देयर एग्जिस्ट सम एक्स एट विच इट विल गिव यू जीरो, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट बताओ।
ज़्यादा डाउट होगा नहीं, पेपर थोड़ा इजी था शायद, पता नहीं तुम लोगों ने किया होगा तो लगा होगा तुम लोग। सर क्वेश्चन नंबर 20 का बी, उन्होंने जो y बार की वैल्यूज दी है ना वो नॉर्मल μ2 से 2 सिग्मा स्क्वायर फॉलो कर रही है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना फॉर्मूला में? वेरिएंस डिफरेंट है तो इसके अलग अलग फॉर्मूला होता है, तो चेक करो, जब वेरिएंस डिफरेंट है तो फॉर्मूला क्या होता है। दोनों देखो अननोन है। अननोन है, म्यू भी अननोन है और सिग्मा स्क्वायर भी अननोन है, और उसके साथ साथ दो दो डिफरेंट सैंपल है, उन दोनों सैंपल का मीन भी डिफरेंट है, वेरिएंस भी डिफरेंट है। तो वेरिएंस डिफरेंट, उसमें 3 केस मैंने लिखाए होंगे। सर ऐसे भी निकाल सकते हैं ना इसमें कि x1 बार माइनस x2 बार का अगर हमको निकालना है इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये ना बी वाला, तो म्यू और सर माइनस इसमें हमारे म्यू पास का। तो हाँ वेरिएंस ऑफ x1 बार निकालेंगे और वेरिएंस ऑफ x2 बार निकालेंगे, तो मतलब दोनों को मतलब नेगेटिव करके वेरिएंट निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा ना टोटल उसका वेरिएंस μ1 बार माइनस μ2 बार वाला जो भी मतलब स्टैटिस्टिक होगा, तो उसका डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल बना देंगे उसको। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वेरिएंस ऑफ x1 बार आएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 3 और वेरिएंस ऑफ x2 बार आएगा 2 सिग्मा स्क्वायर बाई 3, हो सकता है ना? फिर हाँ तो फिर उसके बाद अगर हम वेरिएंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा सीधा कि दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, और ये सैंपल मतलब इंडिपेंडेंट ही होगा यहाँ पे, जो x1 बार x2 बार जो भी है, तो ये टोटल इसका वेरिएंस हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 x1 बार माइनस x2 बार हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर केवल। फिर ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर हो गया। और फिर जैसे जो मतलब हम लोग पास स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाने का जो तरीका है, या पाइवोटल क्वांटिटी लेके बनाए चाहे जैसे भी, तो x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 बाई सिग्मा जेड अल्फा बाई 2, जेड अल्फा बाई उधर था मतलब राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ला दिए, तो उसको मतलब जैसे मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं, तो जो लेकिन मेरा यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है उसको अगर फाइंड, हाँ वो मैं सिग्मा बता स्क्वायर रहा यहाँ हूँ, अननोन है। जो सिग्मा तो जो सिग्मा स्क्वायर निकालने का तो उसका पूल्ड एस्टिमेटिक निकालते हैं n1 सिग्मा n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर बाई n1 प्लस n2, तो उससे हम निकाल देंगे सिग्मा स्क्वायर, तो फिर सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस तुम्हें देखना है कि हाँ बोला ना उसमें वो वैलिड होता है जब सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा दोनों टू सेम स्क्वायर नो, हाँ सेम हो, वो वही बोल रहा हूँ कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो अननोन है सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर, दोनों अननोन है और डिफरेंट है। तो वो वाला केस तुम्हें लेना है जहाँ मतलब दोनों सैंपल का तुम्हारे पास वेरिएंस अननोन हो, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर बोलो, तो सिग्मा 1 स्क्वायर एक्चुअली सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला तुमने बताया पूर्ण वेरिएंस वाला, हाँ वो तब वैलिड है आई थिंक दोनों का वेरिएंस इक्वल हो, लेकिन यहाँ दोनों सैंपल का वेरिएंस डिफरेंट है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। पता नहीं मैं लिखाया था ये एक फॉर्मूला है, टी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होता है, लिखाया होगा मैंने, थर्ड तीसरा केस। पार्ट और आई थिंक क्लास में हमने एक बार पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। So if population variance are not same, then the formula is actually x bar minus y bar minus t. You can take something r comma alpha by 2, then root under, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना। ऐसे जो सिलेबस स्टैटिस्टिक्स के का, लिए, हाँ हाँ टी स्टैटिस्टिक्स के लिए, क्योंकि वो वाला फॉर्मूला है तो वही यूज करना पड़ेगा, तो उसको यूज करो। यहाँ प्लस माइनस कर देता हूँ, ठीक है, मतलब एक साथ लिख रहा हूँ, टी आर कॉमा अल्फा बाई 2 रूट अंडर, ये फॉर्मूला लगाना, एक्स एक्स स्क्वायर मतलब एस वन स्क्वायर, सो फर्स्ट सैंपल का सैंपल वेरिएंस अपॉन एन, साइज है उसका एस टू स्क्वायर बाई एम, दूसरे का साइज है, इसमें पुट करो। तो बाकी सब कुछ पता ही है तुम्हें इसमें, बस टी की टेबल, अच्छा आर क्या है, सो अल्फा तो दे रखा है ना, तो जो होता है 100 1 माइनस अल्फा %,
तो वो है 95%, 0.95 ना, यहाँ से अल्फा निकल जाएगा। मैंने गलती कर दिया है तब। सो यहाँ से है ना अल्फा 0.05 हो जाएगा उस तरह से। तो उसको अल्फा पुट कर लोगे। आर क्या है, वेयर आर इज, सो इसके 3 केसेस है, तीनों केस का फॉर्मूला याद रखना। सो आर इज दिस, बाकी तुम्हें पुट करना है बस, ये टी वाली वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में। तो S1 स्क्वायर बाई n प्लस S2 स्क्वायर बाई m, इसका होल स्क्वायर एंड होल अपॉन ठीक है S1 स्क्वायर बाई दिस इज n होल स्क्वायर, या इसको ब्रेक कर सकते हो, ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनल S1 स्क्वायर अपॉन n, इसका होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, ये ना S2 स्क्वायर अपॉन m और इसका होल स्क्वायर अपॉन में m माइनस 1। इसको वेरीफाई करना, जो मैंने लिखाया होगा वही फॉर्मूला। तो ये हमने लिखा, बस अब पुट करना है तुम्हें सब कुछ, r निकाल लो। सो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया r, ठीक है ना, इस तरीके से। सर जो वो दिया है x1 का डिस्ट्रीब्यूशन और x2 का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कहाँ यूज हो जाए? सिग्मा स्क्वायर और 2 सिग्मा स्क्वायर दिया है। हाँ, ये डिफरेंट वेरिएंस के लिए ये वाला है, तो हमने यूज़ किया ना, जैसे सिग्मा 1 स्क्वायर का सैम्पल वेरिएंस जो है SX स्क्वायर, जो कि S1 स्क्वायर है। अच्छा, मैंने S1 लिखा है, तो वो SX स्क्वायर है, और 2 सिग्मा स्क्वायर का जो होगा वो SY स्क्वायर हमने यूज़ किया है। तो इसका किसका है, एक मिनट, सैम्पल वेरिएंस बेस्ड ऑन द रैंडम सैंपल ऑफ साइज दिस फ्रॉम दिस। हाँ, तो इसका वेरिएंस 2 सिग्मा स्क्वायर है, तो उसके लिए SY स्क्वायर यूज़ होगा। सर अगर यहाँ पर 3 सिग्मा स्क्वायर होता फिर भी यही फॉर्मूला होता। तो SY स्क्वायर जो होगा उसी वेरिएंस के लिए एस्टिमेट होगा। हाँ, मतलब वो एक्चुअली 3 सिग्मा स्क्वायर भी वो सिग्मा 2 स्क्वायर है, और सिग्मा 2 स्क्वायर का एस्टिमेट दे रखा है। ओके सर। तो इसको बस पुट करना है, यू जस्ट पुट द वैल्यू, सब कुछ पता है। यहाँ टी वाली जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी, सो टी टेबल से या जैम में फर्स्ट पेज पे गिवन होता है टी, ये आर तुम निकाल लोगे, अल्फा बाई 2 तुम फाइंड कर लोगे उससे, क्योंकि 100 1 माइनस अल्फा परसेंट, दिस इज 0.95। आर का इंटीग्रल पार्ट हाँ, यहाँ आर अगर फ्रैक्शन आ गया तो विल टेक इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो अगर कोई मान लो डेसिमल में आ गया, सो यू टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस लोअर पार्ट यू टेक, अगर फ्रैक्शन आया तो, है ना, जो भी आता है, सो यू कंसीडर दैट। ये आर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, आर उस तरीके से डिफाइन इस मेथड में, जब वेरिएंस अननोन हो दोनों का और डिफरेंट हो, इस केस में। ओके, इसमें पुट करना, अब इसमें कुछ खास है नहीं, बस पुट करना है। x बार पता है, y बार पता है, S1 पता है, S2 पता है ना, इसमें स्क्वायर S2 स्क्वायर, n पता है, nm साइज है 3 है, t डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आएगा t की वैल्यू, देन हो जाएगा जी सर, अल्फा। अब हो जाए। नेक्स्ट बताओ सर 22। ओके 22। एक फंक्शन है -1 1 2 r कॉन्टिन्यूस है। तो पहला तो ऐसा लग रहा है ये मतलब उस टाइप का है ना, टेलीस्कोपिक। तो उसको ओपन करोगे तो क्या होगा, कैंसिल होता जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा? इसको ओपन कर लो समेशन को, सो व्हाट आर यू गेटिंग, दोनों सर पार्ट लास्ट में f(1) माइनस f(1) अपॉन 1 प्लस h n बचता है। लिमिट एंड टेंस इन्फिनिटी है। तो इसको तुम अगर ओपन करोगे 22 का ये पार्ट, तो एफ ऑफ, मतलब ऐसा ले लो पहले, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, या कुछ नया नाम लेना है तो कुछ और ले लो, के ले सकते हो, है ना, इसको कुछ ले लो, चलो के ले लिया, मान लो के टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये ऐसा है समेशन
n फ्रॉम 1 टू, मान लो m लेना है, m ले लो, m रख देता हूँ, m टेंस टू इन्फिनिटी, n 1 टू इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी को मैंने रीनेम किया, तो इन्फिनिटी को मैंने अभी m रखा है और m टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया, और यहाँ 1/n f 1/n माइनस f 1/n प्लस 1, ठीक है। ओपन करो इसको, क्या आता है, तो अब इसको ऐसे रखो, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 रखने पे f ऑफ 1/1 मतलब f1 हो गया, माइनस f ऑफ 1/2, ये फर्स्ट टर्म हो गया। नेक्स्ट होगा f ऑफ 2 रखो इसको, ठीक है, सो f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ 1/3, चेक करना कैलकुलेशन, तो 1 रखने पे ये हुआ, 2 रखने पे चलता रहेगा ऐसे ही, f ऑफ 1/3 माइनस f ऑफ 1/4 माइनस मतलब प्लस f ऑफ 1/4 माइनस f ऑफ 1/5 एंड चलता रहेगा। सो अगर मैं लास्ट टर्म लिखूं तो क्या होगा, f ऑफ 1/m माइनस f ऑफ 1/m प्लस 1 एंड लिमिट है m टेंस टू इन्फिनिटी। क्या हो रहा है पैटर्न देखो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सो ये वाला टर्म इसके पीछे वाले से कैंसिल हो गया होगा, तो बचा क्या, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1/m प्लस 1। अच्छा, अगर m टेंस टू इन्फिनिटी ले लो तो क्या हो जाएगा, ये f ऑफ 1 माइनस क्या होगा, 0। f ऑफ 0, तो ये है फंक्शन तो दिया नहीं है, तो ये आंसर होना चाहिए। अच्छा, फंक्शन क्या है हमारे पास, -1 to 1 इसका डोमेन है, ठीक है, 1 और 0 है आया, और टू आर भी है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और ये ऑब्वियसली डिफाइंड है आर तक, सो ये कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर नॉट डिफाइंड होता कहीं ना कहीं तो डोमेन से बाहर होता, तो डोमेन -1 से 1 है, सो दैट्स वाई सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है जी, तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगा। ये होना चाहिए ना, हाँ ठीक है, क्योंकि फंक्शन का डोमेन क्या है यहाँ पे, तो फंक्शन देखो डोमेन क्लोज इंटरवल है ना, तो और कॉन्टिन्यूस भी है, तो अनबाउंडेड नहीं होगा इसमें क्लोज इंटरवल पे। सर इसका सेकंड वाला में भी कैसे करना है? ओके, अब क्वेश्चन ये है सेकेंड पार्ट में करना क्या है, एफ डिफरेंशिएबल है 0 1 पे और एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 1 है, तो प्रूव करो ये कन्वर्जेंट है, तो एफ डैश 1 का डेफिनेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो एफ डैश 1 का एफ डैश एक्स का डेफिनेशन यूज करोगे, तो इस मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज होगा डिफरेंशियबिलिटी का, शो करना है तुम्हें कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। सो हाउ टू प्रूव दिस, सो एफ डैश का एक डेफिनेशन यूज करते हो, एफ ऑफ है ना एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, सो हाउ टू प्रूव, किसी ने ट्राई किया है? सर एक कोई वेरिएबल कंसिडर करेंगे जो 1/n, 1/n+1 में होगा, और ओके 1/n इन दोनों की वैल्यू 0 से 1 तक ही होगी, मतलब वो इंटरवल जो मतलब वो वेरिएबल जो है वो 0 से 1 में भी लाई कर रहा है, तो f डैश ऑफ सपोज y कंसिडर कर लिया, तो f डैश ऑफ y इज लेस देन 1, ये भी कह सकते हैं, और फिर उसको एक्सपांड कर लेंगे तो फिर हो जाएगा। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम इस तरह से तुम लगा सकते हो चाहो तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और बी माइनस ए को तुम ओके यू कैन ब्रेक इन दैट वे,
वही है, मतलब तुम एफ पी माइनस एफ डैश एक्स ये भी होता है ना, इफ यू टेक एक्स बिटवीन ए एंड बी, इन दैट केस एफ डैश एक्स इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. So AB you can choose accordingly. So B you can choose 1 upon n, and A you can choose 1 upon n plus 1. And then apply करो. और n can be anything. So n तुम कुछ भी ले लोगे तो 1 by n और 1 by n plus 1 0 1 के बीच में ही होगा. Okay, n को 1 रखने पे 1 आ जाएगा 1 by n. ठीक है. सो सीरीज कन्वर्जेंस की बात करनी है. सर उससे एक्सपांड करने के बाद जो अपॉन में 1 माइनस वन अपॉन n प्लस 1 होगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस साइड भेज देंगे और फिर उसको 1 अपॉन n स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं. फिर 1 अपॉन n स्क्वायर की सीरीज कन्वर्ज करती है तो ये भी कन्वर्ज करेगा. Okay, so we have given f dash x is less than 1. ठीक है, तो f dash x mod is less than 1 for all x belongs to 0 to 1. ठीक है, for all x belongs to 0 1. So ठीक है, इसको हम बाद में यूज़ करें. तो हमें क्या करना है, हमें कहीं ना कहीं इस तरह का टर्म चाहिए. तो व्हाट वी कैन डू, ठीक है, चलो लाइक एफ बी माइनस एफ ए. ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए 1 अपॉन एन अपॉन बी माइनस ए. Okay, so this happens to what? This is f dash. You take x ले लो या इसको तुम y लेना y ले लो. So f dash x. ठीक है. So you can take mod both side. ये definition है. And now cross multiply करोगे. ठीक है. You can do cross multiplication. So f of 1 by n minus f of 1 by n plus 1. This is equal to मॉड में आ गया 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन प्लस 1 एफ डैश एक्स का मॉड्यूलस. मॉड को तुम सेपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो. तो अब ये एफ डैश एक्स के बारे में पहले बता रखा है तुम्हें, तो इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा लेस देन एफ डैश एक्स लेस देन 1 है, तो ये हो जाएगा लेस देन 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन प्लस 1. तो अब क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लो इसको. तो when you simplify f of 1 by n minus f of n plus 1 mod is less than, सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या होगा 1 by n इंटू n plus 1. अच्छा, अगर 1 by n स्क्वायर और इन दोनों में कंपेयर करना हो तो क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है n स्क्वायर प्लस n है, सो नीचे टर्म डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो वैल्यू कम होगी. फाइन, सो हम ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये मॉड था, तो दिस विल बी लेस देन 1 by n स्क्वायर. तो फाइनली व्हाट वी ऑब्टेन, so we obtained f of 1 by n minus f of 1 by n plus 1. ठीक है, इसका मॉड्यूलस जो है लेस देन 1 by n स्क्वायर है. सो n स्क्वायर एक्चुअली पॉजिटिव है, तो मॉड लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता. अब क्या करो, मैं दोनों तरफ समेशन लगा देता हूँ. देखो, तो वी अप्लाई समेशन बोथ साइड. ठीक है, या तुमने वो पढ़ा होगा डायरेक्टली, इतना लगाने की जरूरत भी नहीं है. सो स्टिल चलो मैं तुम्हें डायरेक्टली कर देता हूँ 1 to infinity. अब व्हाट डू यू नो अबाउट दिस थिंग, समेशन n स्क्वायर के बारे में क्या जानते हो तुम? कन्वर्जेंट. ये कन्वर्जेंट है, मतलब कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है,
इसका सम फाइनाइट नंबर आएगा। तो फाइनाइट नंबर आएगा तो ये वाला फाइनाइट है, तो इससे छोटी वाली सम सीरीज भी फाइनाइट ही होगी। सो n बराबर 1 to infinity f of 1 by n minus f of प्लस 1, दिस मॉड इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी। और किसी सीरीज का सम फाइनाइट है, इसका मतलब वो कन्वर्जेंट है। समेशन 1 by 1 by n मतलब 1 by n plus 1, this n from 1 to infinity, this is convergent. ओके, यही प्रूव करना था। जब लेस लेस देन 1 है तो हमने उसको उसमें यूज़ किया है। फिर हमने ये f ऑफ 1 by n माइनस f ऑफ 1 by n प्लस 1, इससे थोड़ा आइडिया आया कि कहीं कहीं डेरिवेटिव का डेफिनेशन यूज़ करना है। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस है, हमने वो बोला, या इस तरह से अप्रोक्सीमेट किया हमने उसको, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एफ डैश एक्स को यूज़ किया हमने। ओके, तो here you can write x I am choosing, है ना, since function is you have given function is differentiable and continuous, so you may take like there exists x belongs to 1 by, क्योंकि मुझे प्रूव यही करना था इसलिए हमने ये वाला इंटरवल लिया। so there exists x, यहाँ मैंने x लिया हुआ है, there exists x belongs to this interval such that this will hold, okay, so such that, so ये जो लिखा है मैंने ये मीन वैल्यू थ्योरम से लिखा है, ठीक है। So function is differentiable and continuous, then in that case there exists x belongs to that interval a b हो गया, तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, और उसको यूज़ करके फिर हमें एक प्रूफ करना था, इसलिए इंटेंशनली हमने 1 by n और 1 by n plus 1 लिया है। ओके, क्लियर हो हाँ, गया। मतलब जैसे आपने जो ये सेकंड स्टेप है ना, f ऑफ 1 by n mod ऑफ माइनस f ऑफ n plus 1 लेस देन mod ऑफ 1 upon n into n plus 1 लेस देन 1 upon n स्क्वायर, आपने ये जो लिखा है अगर पहले ही इधर समेशन लगा के एक्सपांड कर दे तो मतलब पहले ही समेशन लगा दे, कहाँ किस स्टेप में, स्टेप बताओ फर्स्ट। लेस देन 1 upon n स्क्वायर लिखा है ना, अच्छा यहाँ पे ये वाला, नहीं वो मॉड है ना, एक्सपांड नहीं हो सकता। किसको एक्सपांड करना है तुम्हें? जैसे बोथ साइड समेशन लगा देना सर, जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है मॉड ऑफ 1 upon n into n plus 1। ओके, तो मतलब 1 upon n स्क्वायर लेस नहीं करना है, यू वांट टू से दैट? हाँ मतलब जैसे अपने नॉर्मली 1 upon n into n plus 1 का समेशन निकालते हैं ना, वो लाइक मैंने निकाला तो वो 1 आ रहा है, बट वो मैंने मॉड छोड़ दिया था, मॉड से फिर एक्सपांड नहीं कर सकते ना। अच्छा वैसे तो एक्चुअली वो भी कन्वर्जेंट होगा, तो हमें ये मतलब नहीं है सम क्या आ रहा है, मतलब आ रहा है फिर भी लेस देन 1 आ रही है, ये फंक्शन की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, वो फाइनाइट ही हुई। सो दैट विल ऑल्सो बी कन्वर्जेंट। अगर हमें मान लो मैं ये 1 by n स्क्वायर नहीं भी लेता ना, स्टिल इट विल वर्क। तो मैंने 1 by n स्क्वायर उसके लिए लिया है, ऐसे भी 1 upon n और n plus 1 कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो राइट साइड में मॉड का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लेफ्ट साइड का है, क्योंकि मॉड एडजस्ट हो गया ना। तो ये मॉड तुम अगर मान लो ये मैं नहीं भी लेता हूँ, सपोज यही लेता हूँ, तो दिस इज ऑल्सो फाइन। अगर मैं यहाँ n plus 1 ही लिखता हूँ सिर्फ, क्योंकि इसको सॉर्ट किया तुमने, तो n plus 1 minus n upon n, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव पे मॉड की जरूरत क्या है, यू कैन रिमूव इट, चलेगा। अब तुम यहीं पे समेशन ले लो, इतना आगे मत जाओ, चाहो तो इतना मत करो, सीधा तुम क्या करो, यहीं पे समेशन लगा दो, तो यहीं पे हो गया, है ना। यू कैन पुट समेशन हेयर ओनली, यहीं पे समेशन लगा लो। तो समेशन मॉड एफ ऑफ, क्योंकि मॉड लेफ्ट साइड वाले क्वेश्चन में है, हाँ लेफ्ट साइड में मॉड तो होगा ही, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में इसकी वो है। तो ये लेफ्ट साइड हो गया, n फ्रॉम 1 to infinity लेस देन, यहाँ समेशन 1 by n into n plus 1। तो इसका बिहेव भी वही है, तुम लिमिट कन्वर्जेंट टेस्ट, ये भी कन्वर्जेंट सीरीज, दिस इज कन्वर्जेंट। टेलीस्कोपिक सीरीज भी है, हाँ, जब अच्छा उससे भी फाइनाइट तुम आ कर जाए। सकते हो, एग्जैक्टली यस, जो वो कह रही थी शायद, 1 by n minus 1 by n plus 1, तो इसका सम 1 आ जाएगा। 1 है मतलब फाइनाइट है, फाइनाइट है मतलब ये भी फाइनाइट हो गया, फाइन फाइन। तो सेम चीज़ है, अगर तुम इसका सम भी निकाल लोगे तो आई थिंक इट विल गिव यू सम 1, ये एक्चुअली एग्जैक्टली 1 के इक्वल है। तो 1 एक फाइनाइट नंबर है, इसीलिए ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, तो दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, हो गया प्रूफ। ठीक है, क्योंकि 1 upon n minus 1 upon n plus 1 कर देंगे, फिर वो सीरीज कट के 1 दे देगा लास्ट में, ठीक है।
ओके, और कोई क्वेश्चन है? 23A 23 कौन सा वाला पार्ट? ए पार्ट। ओके, हाँ बी तो करना है। 19A। यस सर। ओके, तो अभी पहले इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं। सो 23A है, इफ क्लोज इंटरवल 0 1 2 R में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इस तरीके से कि ऐसा हो रहा है, एरिया अंडर दैट कर्व इज 1। So show करो there exists a point C such that FC is this. Okay? ये भी शायद मीन वाली थ्योरम पे ही होगा। कहीं ना कहीं हाँ एग्जिस्टेंस की बात है। सो मुझे दिखाना है कि FC जो होगा वो 3C² है, 3C²। ऐसे तुम देखो कि किसी फंक्शन है ना 0 to 1, मतलब अगर लेंगे तो एरिया अंडर द कर्व इज 1। सो वन ऑफ द फंक्शन इज दिस 3C², क्योंकि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा। ओके, तो एक फंक्शन या और भी फंक्शन हो सकता है, लाइक तुम अगर ले लो 5C4, स्टिल विल गिव यू सेम आंसर। तो मुझे बस इसका एग्जिस्टेंस प्रूव करना है। तो हाउ विल यू यूज? तो बताओ किसने किया है? ऐसा तो नहीं करेंगे कि मतलब कोई फंक्शन लेके मतलब एग्जाम्पल टाइप का और पुट करके देख लेंगे कि ऐसा फंक्शन जो 0 से 1 में वो 1 देता हो और इसके फॉर्म में आ जाए। दो फंक्शन, हाँ, जिसका मतलब हमें यहाँ क्या प्रूव करना है? fx = 3x²। एक तो यही है, c को तुम हटा दो जो वही है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट x इन 0 1 fx is 3x²। दिस इज मतलब ये एक तुम्हें ये वाला प्रूव करना है, बट दूसरा फंक्शन भी हो सकता है। तो अभी क्या करते हैं, 0 to x fx dx। तो मुझे पर्टिकुलर यही फंक्शन लाना है ना, तो तुम यूज कर सकते हो। और टू फंक्शन हैव सेम डेरिवेटिव, so they differ by constant। तो इसको डायरेक्टली में कैसे करोगे तो समझ नहीं आ रहा। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर। पर ऐसा अगर मतलब सोच रहे थे हम भी कि जैसे 0 to 1 मान लीजिए कि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ऐसे ये है तो प्योरली मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, बट मैं सोच रहा था कि 0 to 1 अगर यूनिफॉर्म हो तब ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा। 0 to 1 ft dt is equal to 1। अच्छा, ओके। तो इससे आगे मतलब कुछ कर सकते हैं, देन सो दैट c belongs to 0 to 1 such that कर सकते हो। तो इसमें एक्चुअली तुम्हारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? 0 से 1, मतलब अच्छा तुम जैसे डिस्ट्रीब्यूशन उससे सोच रहे हो, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या है, तुम्हारे यूनिफॉर्म में पीडीएफ क्या होता है? 1। तो 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो देयर आर इन्फाइनेटली मेनी एफ, इस तरह से हो सकता है, लेकिन यहाँ 0 to 1 में रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो इस तरह से अलग फंक्शन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मैटर क्या है,
3 है ना। सो हमारा फंक्शन जो है वो 0 to 1 में, डोमेन जो है 0 to 1 है, और रेंज जो है कोडोमेन जो R है। तो तुम ऐसा लिख सकते हो ना, कोई फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है, सो एक होता है कि ठीक है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो ये कब होगा, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट दिस होल्ड्स। तो ये मैंने मीन वैल्यू थ्योरम लिखा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, और इंटीग्रेशन इसका 1 एरिया अंदर का 1 है, सो दैट देयर एग्जिस्ट सी। ये तो ऐसा होगा f1 माइनस एफ जीरो अपॉन 1 माइनस 0, और हमें वैल्यू नहीं पता है। दूसरा क्या है, दूसरा जैसे मान लो तुम्हें ऐसे आइडिया लग रहा होगा, अगर जी एक्स हम एक्स क्यूब कंसिडर करें, चलो दूसरा फंक्शन अगर लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो जी डैश एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली निकालो, 3x स्क्वायर। ओके, और कहाँ से कहाँ डिफाइन है सर फंक्शन एक्स क्यूब? सो एक्स क्यूब को भी इसी पे लेंगे, जी भी हम सेम डोमेन पे कंसिडर करते हैं, तो ये हम खुद लेट कर रहे हैं। तो अब इन दोनों को अगर हम तो जी के लिए भी तुम लिख सकते हो फॉर्मूला, है ना। तो इसके लिए हम भी लिख सकते हैं कि चूंकि एक्स क्यूब भी डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है। सर लेकिन जो फर्स्ट एक कंडीशन दिया हुआ है कि 0 to 1 gx dx इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना इसमें, ये फंक्शन। चेक करो, करेगा। एफ का दे ही रखा है उन्होंने, और जी का तुम करके देखो, चेक करो सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा, करेगा आई थिंक। सर एक्स क्यूब है ना, 0 to 1 dx करेंगे तो सीधा 1/4 आएगा। अच्छा तो मैं, अच्छा एक मिनट, तो हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसने एफ के लिए दिया है, जी के लिए कंडीशन तो है नहीं। ओके, तो हमारा एफ वैसा है, और क्वेश्चन ये है कि इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं। मतलब वो ऐसे ये कंडीशन जरूरी थोड़ी है मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए इंटीग्रल वाला कंडीशन तो क्वेश्चन में दे दिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो हो सकता है इसका कहीं यूज हो रहा हो अभी, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एफ के लिए। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ से तुम अगर लिखोगे जी डैश सी, तुम्हारा आ गया जी वन माइनस जी जीरो, 1 माइनस 0, जी वन कितना होता है 1, तो जी डैश सी यहाँ से 1 आएगा। हाँ, वो तो यहाँ से भी दिख जाता। ओके, और अब क्या है, यहाँ F1 माइनस एफ जीरो है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगर कर दो इसमें क्या होगा, सर वहाँ से जो जी डैश सी इक्वल टू 1 आया है, तो यहाँ पे क्या फंक्शन रखेंगे वैल्यू की, एक 1 मिनट हो एक जाएगा 3x स्क्वायर। मिनट, क्यों होगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, जी1 कितना होगा, g1 माइनस g0, g1 हो जाएगा एक 1, तो चलिए जी 1 1 0, माइनस 0/1। चलिए हम कहीं ना कहीं है ना एक्स क्यूब से रिलेट करना चाह रहा हूँ, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ से तो आंसर कितना आता है, मैंने सोचा था एक्स क्यूब पे, लेकिन नहीं हो पाया तो छोड़ दिए। जी डैश वन, अच्छा जी डैश वन में लिख रहा था, तो जी डैश वन अगर करोगे तो 3 आ जाएगा, और जी डैश सी फाइंड कर रहे थे, तो ठीक है, मतलब वो एक तरीका सोच सकते हैं। ठीक है, मैं सोच के अगले क्लास में बताऊंगा कैसे टाइम लगेगा। कॉशी मीन वैल्यू ओके थ्योरम सोच सकते हैं क्या? जैसे जी हाँ, डैश निकालेंगे तो सिर्फ वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो जैसे एक्स क्यूब है तो वो 3c स्क्वायर हो जाएगा, और एफ डैश सी, तो उस हिसाब से। से कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं पहले कर रहा था, तो इस तरीके से सोचोगे तो जी डैश सी यहाँ से क्या आया, जी वन इज 1 माइनस जी जीरो जीरो, तो 1 आ गया, और यहाँ 3c स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, तो 3c स्क्वायर 1 हो गया ना, अब तुम क्या इसको डिवाइड करना चाहते हो, तो सर एफ डैश सी बाई जी डैश सी इज इक्वल्स टू, सर इंटरवल दिया हुआ है ना 0 1, तो एफ बी माइनस एफ ए होता है ना सर, और फिर डिवाइडेड बाय जी बी माइनस जी ए।
बताओ बताओ, f डैश c माइनस g डैश c इक्वल टू f of 1 minus f of 0 divided with g of 1 minus g of 0. ओके, g ऑफ 1 माइनस g ऑफ 0। ठीक है, इसको अप्लाई करो। सो इफ यू अप्लाई दिस, सो g हमने खुद डिफाइन किया है, ठीक है, एंड f हमें क्वेश्चन में गिवन है। तब भी 1 आए। तो यहाँ से क्या है, g डैश c तो नीचे 1 आ गया, तो f डैश c का आंसर क्या है? लेकिन हमें तो प्रूव करना है एफ सी इज 3c स्क्वायर। ओके, आगे क्या करेंगे? तो इसको मैं करके बताऊंगा, ठीक है, समझ के बताऊंगा कि मुझे भी क्लिक नहीं ओके करना। सर, हाँ ठीक रहेगा। ठीक है, 23a हो गया। और बताओ, और कौन सा था? और तो 19a. 19a, let the random variable x1 x2 have the joint pdf this, find the covariance between x1 and x2। सो ये डायरेक्ट मेथड से नहीं आ रहा है क्या? किसी ने किया? मतलब डायरेक्ट जो हमारा तरीका है, e ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, एक्स वाई के बीच के कोवेरियंस का। सर मैंने किया, कैसे किया? लेकिन वो डायरेक्ट मेथड से नहीं किया। तो मैंने क्या किया कि एफ ऑफ एक्स टू निकालिए, मतलब मार्जिनल किसका, हाँ पहले किसका निकाले हैं, एफ ऑफ एक्स वन का, मतलब एक्स वन का मार्जिनल निकाल लिए, फिर उसके बाद कंडीशनल निकालिए एफ ऑफ वाई, मतलब एक्स टू गिवन एक्स वन। ठीक है, तो कंडीशनल जो निकला हमारे पास आया है एक्स वन ई टू द पावर माइनस एक्स वन एक्स टू। अब उसके बाद जो एक कोवेरिएंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वन इंटू एक्स वन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, कंडीशनल के फॉर्म में। तो इसको मतलब आसानी से मतलब यूज करने से हो जा रहा है, लेकिन वो जो मार्जिनल निकालने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए हम इस मेथड से गए हैं। एक्सपेक्टेशन मतलब एक्स टू का मार्जिनल निकालने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो नहीं हो पा रहा था, तो मैं इस पे गया। एक बार ट्राई कर ही लीजिए सर, थोड़ा हमारा भी क्लियर हो जाएगा, मैंने किया है। तो उस तरीके से हो जाएगा अगर नॉर्मली। चलो देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आता है। सो स्टार्टिंग में ना, व्हेन वी डोंट नो एनीथिंग, सो विल ट्राई टू यूज नॉर्मल वे, देन उसके बाद वो फॉर्मूला यूज करेंगे ना जो तुमने कहा, तो उसको अगर नॉर्मली हम ट्राई करें तो क्या कहाँ प्रॉब्लम आता है। और ट्राई करके देखो इस तरीके से, अगर हम एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू पता है हमें, हाफ एक्स वन ई की पावर माइनस एक्स वन एक्स टू। और कब होगा ऐसा? अगर जब एक्स वन 1 से 3 के बीच है, जब x1 1 से 3 में है और x2 मोर देन 0 है। तो अब क्या करो सर? Actually here x1 is uniform 1 3 and x2 given x1 is exponential x1. exponential exactly, so you can relate that. So after using double expectation we can get expectation of x2, and then Okay, so you want to say yes, so like we can write x2 given x1, I think you want to say that. हाँ, given x2 वही is फाइंड करने पे आया है। yes sir, x1 टू द पावर एक्सपोनेंशियल x1 कर सकते हैं, या so x2 given x1 क्या होगा? exponential x1. okay, is equal to x1 and या इतना मेरा भी है। x1 marginal if you find, so you will get like uniform over 1 3. Okay,
fine. Then double exponential of what? Double expectation of what? Expectation of x2. x2 given That x2 given x1, right? x1. So x2 given x1 you'll use. So this will be equivalent to expectation of x2. Is it? So what is the answer of this? ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x2. ये तो आ गया, ठीक है. एक्सपेक्टेशन ऑफ यहाँ से आ जाएगा. expectation of 1 by x1. तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 हो गया, क्योंकि यहाँ से फाइंड Expectation of करोगे x1. x2 given x1, so you know already it is 1 by x1. fine. So this is a formula. Exponential lambda has been 1 by lambda. तो ये हो गया expectation of 1 by x1. 2 आंसर है. तो x1 1 by x1 का मीन निकालना पड़ेगा x1 को यूज करके. कितना आएगा इसका आंसर? क्या होगा? ln3 by 2. हाँ, ln3 whole Same. upon 2 whole upon this. या आई गॉट द सेम सर. सो ex2 आ गया. अब हमें क्या क्या जरूरत है? तो हमें ex2 की जरूरत है, ex1 की जरूरत है. ex1 we already know. So ex1 if you find separately, so you'll get what? a plus b by 2. कितना आया? 1. So ये आ गया. And ex2 we have 2 सर. 2 आएगा ना. oh sorry. So 2 a plus b upon 2 ना. Okay, sorry. हाँ. And now e of x2 we already have ln 3 upon 2. अब क्वेश्चन ये है. Yes. So what is e of x1 x2 then? अच्छा, उस टाइम नहीं कर रहे हैं. 1 है. 2 by 3. So are we using that method? x1 x2 इस तरीके से फाइंड करोगे तो क्या आएगा? क्या निकाल पाएंगे जॉइंट यूज करके? यस. तो इसको तुम दूसरे वे में लिख सकते हो. so कितना 1 आ रहा है? Is it? But I am getting different sir. क्या आ रहा है? तुमने किस तरीके से तुमने वो यूज किया ना फॉर्मूला दूसरा वाला? नहीं, अगर ये तो सिंपल से निकाला था. अगर तुम सिंपली निकालोगे तुम कोवेरिएंस तुम्हारा लगाया होगा. कोवेरिएंस ऑफ x1 x2. सो जो डेफिनेशन होता है मैं वो यूज करना चाह रहा था, ये वाला. तुमने जो बताया वो दूसरा तरीका है ना, तो मैं ये यूज करना चाह रहा था. तो अगर ये मेथड करेक्ट है सर, काम जो वर्क हो रहा है वो सेम ही हो रहा है, क्योंकि जो ऊपर हम लोग जो कंडीशनल का निकाला है ना मीन वगैरह, वो सेम चीज उतना ही आया मेरा भी. सो फाइनल आंसर यही है क्या? 1 minus ln 3. 1 minus. यस सर, मेरा भी इतना है. ओके, so this is one of the way. मतलब तरीके और भी हो सकते हैं. if you think you can do by other way also. so PDF देख कर सकते हो, वरना दूसरा तरीका था. x1 into x2 equals to 1. How we find that 1 by calculation. So this you are asking? Expectation of x1 into x2. Yes, it is. So yes, how will you find? You are asking that? Yes. Okay. So who calculated this? So first question is you can try, otherwise that way you will work. दूसरा तरीका जो बता रहा था, that was this covariance of x1 x2. 1 minute sir, I'm coming back. Covariance of x1 and expectation of x2 given x1. ये फॉर्मूला बता था. ये यस सर. okay. So this I think this is fine. So here you can do that. This. अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 अगर डायरेक्टली फाइंड करें तो आएगा क्या? क्वेश्चन ये है. जॉइंट यूज करके किसी ने ट्राई किया? हाँ, वो तो आ रहा है सर. मतलब मेरा मतलब ये है डबल इंटीग्रेशन यूज किया तो इस तरह आएगा क्या? क्वेश्चन ये है. हाफ x1. हाँ, ये इजीली आ जाए. अब तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तो वही मैं कह रहा हूँ. अगर इंटीग्रेशन है तो ये है, तो यू चेक दैट. मतलब इंटीग्रेशन है, मेनली कॉन्सेप्ट पता है तुम्हें, बस कैलकुलेशंस तो यू कैन डू. सर x2 हमारे पास 1 upon x1 है ना, तो x1 x1 कैंसिल होके वैसे भी 1 आ रहा है.
ओके, सो x2 का e of x2 given x1 is 1 by x1. E of x2 given x1 is 1 by x1. वो तो सर बाद में, पहले जैसे इसको करेंगे ना सिंपली, जो जनरली हम लोग मेथड यूज करते हैं, तो ये सिंपली इंटीग्रेशन हो जा रहा है, हो जाएगा ना, प्रॉब्लम तो वही नहीं कर है। रहा हूँ, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तो तो उसको करके देखो, विल गेट 1. बट मार्जिनल ऑफ x2 नहीं निकल रहा था, पता नहीं क्यों। हाँ, उसमें शायद x2 का निकालोगे तो e की पावर मार्जिन ऑफ x2, तो x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बाई पार्ट लगाओ. किए थे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि x1 के रेस्पेक्ट में जब तुम इंटीग्रेट कर रहे हो तो यू ट्रीट x2 एज कांस्टेंट एंड देन यू कैन यूज बाई पार्ट. सो आई थिंक दैट मेथड इसने इजीली बता दिया, इट्स अ गुड वे आल्सो. सो मैनुअली भी ट्राई कर सकते हो, मैनुअली हो सकता है थोड़ा लंबा हो, तो मैंने ट्राई नहीं किया है, सो है ना, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं. तो यू मे थिंक ऑफ, जब खुद से कर रहे हो तो घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लाइक व्हेन यू ट्राई दिस वे कि चलो पहले using, sorry, so using joint you try to find like joint you have, तो ये पता है, तो इससे कोशिश करो e of x y निकालने का, मतलब x1 x2. सो बाय डेफिनेशन जो अभी जैसे मैंने किया, x1 x2 जॉइंट ऑफ x1 x2 से एक्सपेरिमेंट करके देखो d of x1 x2, देन यू कैन फाइंड fx1. तो बट ये हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, बट पीडीएफ देख के लाइक हेयर यू है ना, यू डिसाइडेड ओके, पीडीएफ देख के समझ आ रहा है x2 गिवन, इफ x1 इज गिवन देन इट इज एक्सपोनेंशियल x1, एंड x1 तुम फाइंड कर सकते हो. तो x1 का पीडीएफ निकाल सकते हो, x2 का ट्राई करो निकालने का, इफ इट्स फाइन देन यहाँ से ex1 आ जाएगा और यहाँ से ex2 आ जाएगा. तो इससे करके देखना हो रहा है क्या. सो लाइक कोवेरिएंस x1 x2, फिर फॉर्मूला यूज कर लो. सो नॉर्मली है ना, इन द बिगिनिंग वी डू दिस. अब इससे थोड़ा मुश्किल होगा तो देन वी कैन थिंक ऑफ सम अल्टरनेटिव वे, लाइक दिस इज वन ऑफ द वे, देन दिस इज द वे, सम अल्टरनेटिव वे. सर ये जो ब्लू कलर में फॉर्मूला लिखा हुआ है वो इन जनरल है या सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए होगा? नहीं, वही इन जनरल होगा. ओके. लाइक इससे रिलेटेड वो भी था, लाइक यू ऑलरेडी नो e ऑफ जैसे अभी हमने यूज किया x2 गिवन x1, सो दिस इज ऑल इन जनरल. उसी की जगह पर रखा गया है ना, वही यूज किया गया है. और देन वही तुम्हें पता है, वेरिएंस ऑफ दिस, वेरिएंस ऑफ x2 गिवन x1, इसका एक्सपेक्टेशन एंड प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 गिवन x1, ठीक है ना. सो दिस इज वेरिएंस ऑफ x2. इज इट ओके? ठीक है जी. सो तुम खुद से थोड़ा टाइम दो, है ना, यू ट्राई थिंक डिफरेंट वेज एंड देन आई थिंक उसे सीखने को ही मिलेगा. जब प्रोसेस तुम सॉल्व कर रहे हो, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, नेक्स्ट, एनी मोर? 5 से. हाँ, 5 हो गया ना, 5 किया हमने शायद स्टार्टिंग में. 5 क्वेश्चन था ना, ये मैंने किया है. ठीक है, इसका आया था एग्जैक्टली 1 रियल रूट. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था, ये लेफ्ट साइड को fx मान लो, f डैश x फाइंड करो, दैट विल बी पॉजिटिव, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड 0 पे वैल्यू फाइंड करो, नेगेटिव आता है, 5 पे पॉजिटिव आता है, सो मींस इट इज क्रॉसिंग x एक्सिस जस्ट वंस, दैट्स व्हाई. ठीक है, ओके सर 24. कौन सा वाला? सर ए पार्ट. सो if टू वेरिएबल फंक्शन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ एनी. तो तरीका तो वही रहेगा जो तुम लोग जानते हो, बस वो होगा कि करके देखते हैं. तो क्या प्रॉब्लम, इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट आया? सर इसमें थोड़ी सी मतलब 2 वेरिएबल में प्रॉब्लम होती है सर, मैक्सिमम मिनिमम. करके देखते हैं. तो हर क्वेश्चन का एक ही तरीका ऑलमोस्ट, तो करके देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा. तो 24A, सबसे पहले क्या करना है,
हमारे पास फंक्शन गिवन है, सो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 100. ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस, मुझे सिर्फ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है टू वेरिएबल का. तो सबसे पहला स्टेप होता है कि यू फाइंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स. तो वाई को कांस्टेंट मान के एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते जाओ. तो 2x प्लस वाई माइनस 1, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई. तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो. तो एक्स को कांस्टेंट अज्यूम करो, सो यहाँ हो जाएगा एक्स, वाई के रेस्पेक्ट में करना है 2y. ओके, इसको 0 पुट करो, तो यहाँ से आया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. और इसको 0 पुट करो, तो यहाँ से आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करो, इसको बताओ क्या आएगा कॉमन सोल्यूशन. सो इन दोनों को सॉल्व करके कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा? 2/3 कॉमा माइनस 1/3. सो x 2/3 और y माइनस 1/3 ये है. ओके, तो ये आगे हमारा इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट आ गया. अब ये लोकल की बात कर रहा था, ठीक है ना. तो अब मुझे ये चेक करना है कि अब एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, या तो इस पर लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा. ग्लोबल की बात कर नहीं रहा, क्योंकि ग्लोबल में इंटरवल देते हैं. तो अब क्या करेंगे, क्या करते हो जी, एफ एक्स एक्स निकालते हो डबल डेरिवेटिव. तो आर एक टर्म होता है ना, एफ एक्स एक्स. तो इसको एक बार और एक्स से डिफरेंशिएट कर लो, तो 2 आ गया. आर एस एफ एक्स वाई, एक्स को वाई के अंदर करो 1 आ गया. एंड आर एस टी है ना, टी एफ वाई वाई. तो वाई को वाई के रेस्पेक्ट में कर लो, तो 2 आ गया. अब यहाँ से चेक करते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 - 1. 4 - 1, तो ये 3 है, पॉजिटिव है. तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये कंडीशन है. अगर 0 आता है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है ना, रिजल्ट आया. सो पॉजिटिव आया. अभी तो सर आजकल के एग्जाम में कब हमेशा डाउटफुल केस वाला ही देता है. हाँ, तो डाउटफुल है, फिर तुम्हें परफेक्ट स्कोर बनाना पड़ता है. देन यू हैव टू सी इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट. जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके नेबरहुड में देखना होता है फिर, अगर डाउटफुल केस आया तो. तो अभी इस तरह इस क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया. अब देख लो आर क्या था. तो आर भी पॉजिटिव था, तो आर डबल डेरिवेटिव है, यू कैन चेक. तो जैसे बोलते हैं ना सिंगल वेरिएबल में एफ डबल डैश पॉजिटिव है, तो क्या मिलता है मुझे? मिनिमम. तो यहाँ भी मिनिमा मिलेगा. ये आर कुछ और नहीं, डबल डेरिवेटिव ही है, तो डबल डैश ही मान लो. तो आर पॉजिटिव है, तो यहाँ भी मुझे मिनिमा मिला. सो लोकल मिनिमा मिलता है, तो यहाँ भी लोकल मिनिमा एट क्रिटिकल पॉइंट, जो कि था 2/3 माइनस 1/3. और लोकल मैक्सिमा नहीं मिला, ठीक है. सो फंक्शन इस पॉइंट पे मिनिमम है, और लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए तो पुट कर लो फंक्शन में लोकल मिनिमम वैल्यू. सो एफ ऑफ 2/3 कॉमा माइनस 1/3. अब जो फंक्शन गिवन था उसमें x को 2/3 रख दो और y को माइनस 1/3 रख दो, आंसर आ जाएगा. ठीक है. ओके, तो इसको पुट करना है. अगर लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसने पूछा क्या था, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. पॉइंट ही पूछा था, पॉइंट मतलब वो एक्स वाई की वैल्यू. तो कोऑर्डिनेट ये पॉइंट है लोकल मिनिमा का, यही बस पूछा है, वैल्यू नहीं पूछा. वैल्यू पूछता तो पुट करते. सर एक छोटा डाउट है 9th क्वेश्चन. बताओ. इसमें k का वैल्यू फाइंड मतलब किए हैं लेकिन मैच नहीं कर रहा है. ओके, तो क्या दिक्कत है इसमें? मॉड एक्स का तुम मीन निकाल लो. मॉड एक्स का मीन मतलब फॉर्मूला होता है मॉड एक्स टाइम पीडीएफ ऑफ दिस एक्सरसाइज. तो मॉड एक्स का मीन कैसे निकालोगे? सिंपल जो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला यूज करो. सर ऐसे कर सकता है क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर. अच्छा, ओके, फिर थीटा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल गया, मतलब समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर जो भी 1/n. तो फिर वो थीटा का वैसे वैसे नहीं कर सकते ना, वो इसीलिए गलती हो.
मतलब कि मेथड, निकालना होगा मीन डेविएशन। अरे उतना नहीं, तुम सिंपल एक EX निकाल लो, E mod X निकाल लो। अभी मान लो सिंपल एक वेरिएबल का क्वेश्चन है, पहले हमारा X जो है ना, X जो है नॉर्मल 0 थीटा स्क्वायर है, तो इसे mod X और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है ना, इसका PDF जो भी है 1/√2 पाई सिग्मा थीटा, यहाँ पे e⁻⁻½ है ना, x माइनस 0/थीटा होल स्क्वायर dx। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये इवन फंक्शन भी है तो डबल कर लो 2 टाइम, तो ये सॉल्व कर लो, इससे EX मॉड आ गया। अब वही तो है E ऑफ K टाइम समेसन मॉड XI, ठीक है, I फ्रॉम 1 to N इस तरीके से है हो जाएगा। है ना, हो जाएगा। थोड़ा इसको मिस्टेक थीटा हो रख रहा था उस टाइम। तो थीटा रख दो, अब यहाँ से आ जाएगा। और वो सैम्पल साइज क्या है, 3 ही तो है, तो 3 बार ये ऐड हो जाएगा, सेम चीज़ है क्योंकि IID है, ठीक है, तो इससे हो जाएगा 3 टाइम K टाइम और EX जो ऊपर आया होगा तुम्हारा, पुट करके थीटा रख दो, वहाँ से आ जाएगा। ओके, तो ये अगर खत्म हो गया है तो वी कैन गो टू नेक्स्ट ईयर। तो 12 में क्या है, द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स दिस। तो आइगन वेक्टर निकाल लोगे, पहले आइगन वैल्यू निकाल लेना। आइगन वैल्यू दिख रहा है 2 है विथ मल्टीप्लिसिटी 3, तो AX बराबर लैम्डा एक्स, लैम्डा 2 है तो वहाँ से x आ जाएगा वेक्टर, या AB बराबर लैम्डा V, उससे V निकाल लो। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व रूट एक्स, ठीक है। सो रूट एक्स मतलब x बराबर वाई स्क्वायर, तो इस तरफ का है ना एक साइड वाला, उसको रिवॉल्व किया तुमने इन द लाइन x बराबर 4, ओके, एंड y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, सो दिस कर्व x एक्सिस एंड दिस, तो उसको तुम x के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो, तो पूछ रहा है उसका, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, देख लेना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का डायरेक्टली फॉर्मूला है। थर्ड है डबल इंटीग्रेशन है XY dx, ठीक है, ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाना चाहिए, चेंज ऑफ ऑर्डर करके बताना किसके इक्वल है। एल जो है लिमिट n टाइम दिस f ऑफ 1/n f ऑफ 2/n f ऑफ k/n माइनस kf0, 0/0 फॉर्म हो गया। फिर पूछ रहा है कि एल की किसके इक्वल है। अच्छा fx दे रखा है sin x है, ओके, लिमिट का sin 1/n प्लस sin 2/n इस तरीके sin k/n। हाँ लिमिट थोड़ा यूज होगा इसमें। सो n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, n टेंस टू इन्फिनिटी है तो sin x अपॉन x इज 1 व्हेन x टेंस टू 0, x यहाँ 1/n है मान लो, तो 1/n है तो क्या होगा, ये तो इजी लग रहा है क्योंकि जीरो। sin 1/n अपॉन n को नीचे बुला लो, तो 1 + 1 + 1 मतलब 1 + 2 + 3 है ना, 1 + 2 + 3 ऐसे चलता रहेगा आई थिंक, कहाँ तक, k तक, क्योंकि नीचे तुम बैलेंस करोगे ना, 2 से मल्टीप्लाई बाई यस 1 + 2 + 3 अप टू k इंटू k + 1/2 आई थिंक C होगा, तो मैंने वर्डली किया है, चेक करना C ऑप्शन आएगा। क्या किया मैंने एक्चुअली, fx sin x है तो f 1/x हो गया sin 1/x, और ये जो n बाहर दिख रहा है तुम्हें, ये बाहर जो n दिख रहा है उसको नीचे बुला लो, sin 1/x अपॉन 1/x तो 1 हो जाएगा, sin 2/x 2/n और अपॉन 1/n तुम्हारे पास है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो वो 2 दे देगा आंसर, sin 2/n होल अपॉन 1/n इज 2 एंड सो ऑन, 1 + 2 + 3 k तक आ जाएगा, f00 है, इजी है। दिस फंक्शन तो बोल रहा है कि f कॉन्टिन्यूअस है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे बात कर रहा है, ठीक है, तो लिमिट फाइंड करना चेक है ना, 1 आएगा, 1 मतलब तो यहाँ तुम है ना उसको बाद में तुम लिमिट निकालो, पोलर में कन्वर्ट कर सकते हो।
ध्यान रखना ये 1 नहीं देगा, चेक करना। साइमल्टेनियस लिमिट से हो जाएगा। साइन 1/r अपॉन 1/r, आर यहाँ टेंस टू 0 तो इन्फिनिटी पे जाएगा। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 तभी होता है जब एक्स 0 पे जा रहा है, एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा है तो वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। तो मे भी कंटिन्यूस हो भी सकता है, इसको चेक करना। मतलब डेफिनेशन लिमिट का यूज़ करो सिंपल, जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। एन विद रियल सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू ए, ओके। एन सीक्वेंस है जिसकी लिमिट ए है, तो पूछ रहा है कि सीरीज कन्वर्ज करेगी और एन अपॉन एन डाइवर्स करेगी। तो बताओ कोई सीक्वेंस ए पे जा रही है तो क्या वो कन्वर्ज करेगी? तो ए पॉजिटिव है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना अगर कोई सीक्वेंस नॉन जीरो नंबर पे जा रही है तो ये पक्का गारंटी देगा कि वो सीरीज 1/n कन्वर्ज नहीं करेगी, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बी ऑप्शन देखो, समेशन ए एंड डाइवर्जेस, तो ये तो सही बात है क्योंकि ए पॉजिटिव नंबर है, स्मॉल ए इज अ पॉजिटिव नंबर एंड ए एन कन्वर्ज टू पॉजिटिव नंबर, तो नॉन जीरो नंबर पे कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब सीरीज डाइवर्ज करेगी, ये तो पक्का सही है। एंड अब इसके बारे में सोचना है तुम्हें। तो ए सी गलत हो गया क्योंकि समेशन ए एन कन्वर्ज नहीं करेगी, या तो बी या डी करेक्ट होगा, तो समेशन ए एन डाइवर्ज कर रही है। अब इसके बारे में सोचना है तुम्हें, समेशन ए एन अपॉन समेशन ए, तो इसमें क्या करो, देखो जनरल ए एन किसी भी ए एन के लिए ट्रू है, तो तुम एक पर्टिकुलर सा एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूँ, चलो कांस्टेंट सीक्वेंस ले लो, ए को 1 ले लो, स्मॉल ए 1 ले लो, क्या होगा? 1 1 1 1 सीक्वेंस है। इसमें कुछ फर्स्ट थ्योरम लग सकता है। ब्रदर स्टेटमेंट बताओ क्या होता है? तो फर्स्ट थ्योरम में स्टेटमेंट यही होता है कि इफ अ सीक्वेंस an converges to a point L then a1 plus a2 plus dot dot an by n ये भी L पे कन्वर्ज करेगा। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बोथ कन्वर्ज टू सेम लिमिट। ज्योमेट्रिक मीन भी सेम कन्वर्ज करता है। क्यों लगाना उतना, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, देखो एन कोई रियल सीक्वेंस है ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो मान लो एन में कांस्टेंट सीक्वेंस लेता हूँ 1 1 1 1 1 वाला जो 1 पे कन्वर्ज कर रही है, ओके। अब तुम सिंपली देख लो, हमने कहा था ना कोई जनरल क्वेश्चन है तो जनरली ट्रू है हर एन के लिए, तो कोई एक ऐसा सुटेबल एन लो जो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, ऑप्शन में पुट कर दो। तो मैंने एक कॉन्स्टेंट सीक्वेंस लिया जो 1 पे कन्वर्ज करिए, 1 मोर देन 0 है, फाइन, तो इफ वाला कंडीशन करेक्ट है, अब पुट करके देख लो, तो समेशन 1 डाइव कन्वर्ज करेगी, नो गलत, कि कन्वर्ज हाँ। अब 1 अपॉन एन की सीरीज क्या होती है, कन्वर्ज करती है डाइवर्स करती है? डाइवर्ज। डाइवर्स, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, बोथ डाइवर्जेस, ठीक है। सो बोथ विल डाइवर्ज, और ये 0 पे कन्वर्ट, तो मैं एन ऐसा सीक्वेंस लोगे जो 0 पे कन्वर्ट नहीं कर रही क्योंकि ये बोला पॉजिटिव है, तो डी ऑप्शन करेक्ट। अब 4 डिजिट नंबर इज चूजन एट रैंडम, ठीक है, 4 डिजिट नंबर चूज किया तुमने, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 zeros इन दैट नंबर। सो 4 डिजिट नंबर तुमने चूज किया और सिर्फ 2 zeros होने चाहिए उसमें, एग्जैक्टली 2 zeros, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? तो टोटल पहले 4 डिजिट नंबर कितने चॉइसेस हैं? अच्छा, इसमें ध्यान ये रखना है कि 0 से स्टार्ट होगा तो 3 डिजिट का हो जाएगा, तो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने हैं इसमें, है ना, पहले टोटल निकालोगे, टोटल पॉसिबिलिटीज एंड देन यू चेक। सो फॉर एग्जांपल बॉक्स बनाए करेंगे तो फर्स्ट पे 9 पॉसिबिलिटी, सेकंड प्लेस 10 10 10, सो 9000, तो ऐसे हो गया तुम्हारा टोटल पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 zeros इन दैट नंबर इज, तो फिर उससे बना और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा, 2 zeros होने के क्या, फर्स्ट प्लेस पे 0 आएगा नहीं, वरना ये थे ना 4 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, तो बाकी 2 प्लेस पे तुम्हें अरेंज करना है, बाकी 3 पे, हाँ मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या है? A person makes repeated attempts to destroy a target. Attempts are made independent of each other. The probability of destroying the target in any attempt is 0.8. किसी एक attempt में destroy करेगा target 0.8 है. Given that he fails to destroy the target in his first 5 attempts. तो बता रखा है कि पहले 5 attempt में वो फेल हो गया,
So the probability that the target is destroyed the 8th attempt is, ठीक है, क्या probability है 8th attempt में वो होगा. कंडीशनल यूज कर सकते हो चाहो तो. सो डिस्ट्रॉइंग टारगेट इज है ना, तो सक्सेस का चांस है 0.8, फेलियर का 0.2. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करना है, कोई भी तरीका है. और नहीं तो नेक्स्ट थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेस होने का क्या चांस है. ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा फॉलो करेगा अगर लिखना चाहें तो. एट्थ अटेम्प्ट बोला है. Binomial 8.8. Okay, so binomial, you'll write 8.8. So 8th attempt means what? So it is giving you, but binomial, in binomial what do you do? X is a number of success. So X you write number of success. So here it is not, here it is not saying that in 8 attempts you are getting 2 times success of that. So binomial will not work. Okay. So you can think of directly also, you can think, or otherwise negative binomial may help. Okay, independently it can work. You take event E as like the target destroyed in 8th attempt, and if you take he fails to destroy target in first 5 attempts, then E given F you find using conditional probability. It will also work. And as you can fit it on negative binomial, or you can try to see it as geometric also. सर हमें एक ही सक्सेस चाहिए तो ज्योमेट्रिक भी यूज कर सकते हैं ना. वही 8th attempt मिल रहा है ना, लास्ट में पहले 7 बार सक्सेस होगा. So you can use geometric also. होगा 6th 7th 8th. okay, so 6th 7th पे फेल, 2 4 आ जा रहा 32. so maybe intuitively I'm not solving, but we may get B, I think. I don't know. So try that. Geometric will help you. Yes sir, हो जाएगा. So geometric you can try, or directly you can try without, you don't know distribution. In 12th class student, if you give them, so in 12th class you don't know any distribution other than binomial. Okay, so still they can solve this just logically. So 9, let the random variable x is binomial 5p such that probability x is equal to 2. So this you can do easily. So just use the PDF of binomial and then solve it. Variance of x is npq, so that we will use. 10th है x1 से x8 तक IID नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, और u x1 प्लस x2 है. तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज ऑल्सो नॉर्मल. तो u भी नॉर्मल होगा, v भी नॉर्मल होगा. ठीक है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो यू कैन फाइंड फॉर्मूला यूज करके कोवेरिएंस निकालना आपको. f8 15 है और y जो है f15 8 है. x मोर देन 4 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो y लेस देन इक्वल टू k की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है. पूछ रहा है k क्या होगा, तो बस तुम्हें उसको रिप्लेस करना है. तो यू नो x इज इक्वल टू 1 बाई वाई और y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स. तो ऐसे और भी बता सकते हो. क्या आंसर आएगा? x को 1 बाई वाई रख दो, 0.25 है ना, इस तरह से कुछ. 12th है x1 x2 xn विद एक्सपोनेंशियल 1. तो Sn is summation exercise. तो यूजिंग द सेंट्रल लिमिट थ्योरम प्रूव दैट. हाँ ठीक है, तो Sn का मीन निकालो. सो Sn विल फॉलो गामा. ठीक है, गामा n कॉमा 1, देन उसका मीन वेरिएंस. गामा थोड़ा देखना तुम कौन से वाला गामा यूज करते हो. देयर आर 2 डिफरेंट है ना पीडीएफ्स. अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सी द प्रॉपर्टी. Next 13 is let the random variable x is uniform 5 plus theta. So based on the random sample of size 1, the unbiased estimator of theta square is. ठीक है, देखो किसका मीन थीटा स्क्वायर आएगा. एक तो वैसे हो जाएगा. One of the method is you can try to find the distribution.
चेक करना है किसका मीन इनमें से चारों में से आएगा थीटा स्क्वायर। x1 x2 xn with a random sample of size n normal mu 16. So if the 95% confidence interval for this is this, so variance given है यहाँ पे, तो ये easy है फिर से x bar minus z alpha by 2 sigma upon है ना root n, तो उसको यूज करके n आ जाएगा। A coin is tossed 14 times. P with the probability that getting head in a single trial. So P probability of head है, S be the number of heads obtained. So S मतलब X you can take in place of S you can take capital X. So that is number of heads obtained. So it is decided to test P half or P is not half. Using decision rule, reject H naught if S is 0 or 4. Okay. So reject H naught if S is 0 or 4. मतलब capital X you can take, number of heads is 0 or 4. ठीक है, तो then the probability of type 1 error type 2 error, this you can find using directly formula. अच्छा दूसरे केस में सुप्रीमम यूज होगा, ठीक है देख लेना उसमें। अच्छा टाइप 1 एरर में सुप्रीमम होता है, टाइप 2 एरर में इन्फीमम होगा। तो टाइप 2 एरर से जब हम फाइंड करते हैं पावर तो वहाँ फिर सुप्रीमम आ जाता है। ओके अच्छा पी दे रखा है तुम्हें 3/4, तो हाँ जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसकी, क्योंकि पी उसने डिफरेंट फ्रॉम हाफ है ना, तो 3/4 दे दिया। तो टाइप 2 एरर के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी पी की ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में, तो वो तुम्हें दे दिया 3/4, तो उसका भी सुप्रीमम इन्फीमम की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव थे। अब सब्जेक्टिव आएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम इक्वेशन हैज यूनिक इन्फिनिटी मेनी नो सॉल्यूशन। तुम्हें पता है कंडीशन ए एक्स बराबर बी के लिए कि रैंक ए ऑगमेंटेड बी बोथ आर इक्वल देन, है ना, और इक्वल टू एन है तो यूनिक होगा, लेस देन एन है तो इन्फिनाइट होगा, डिफरेंट है तो नो सॉल्यूशन। A1 B1 दे रखा है, an+1 एवरेज है और bn+1 एक्चुअली हार्मोनिक मीन हो गया इस तरह से कुछ। तो सो दैट bn लेस देन इक्वल टू an, तो bn माइनस an करके देखो और उससे देखो लेस देन 0 दिखा दो, देन bn+1 इज मोर देन इक्वल टू bn। तो सब ट्राई कर सकते हो ना फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एग्जाम में यही ऑप्शन होगा ट्रू फॉल्स का। देन द सीक्वेंस an bn कन्वर्जेस टू सेम लिमिट रूट 2। तो लास्ट वाला सबसे इजी पार्ट होता है, क्योंकि l रख दो है ना, l इज इक्वल टू दिस टाइप, उस तरीके से सिंप्लीफाई। बट डिपेंडेंट है ना, an+1 bn पे डिपेंडेंट है, bn+1 an पे है, तो उसके हिसाब से तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। देखना प्रूफ, नहीं तो देखेंगे इस क्लास में। सेवनटीन ए पार्ट नहीं करना है, बी पार्ट भी नहीं करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता है, ठीक है। फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। तो जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, टू वेरिएबल है, क्रिटिकल पॉइंट, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करना है एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में, देन लोकल जो भी पॉइंट आएगा क्रिटिकल पॉइंट उस पर चेक करना है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, वैसे ही है। बी पार्ट है, एफ इज अ कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन सो दैट देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी सच दैट दिस होल्ड्स, अगेन देयर एग्जिस्ट है तो कोई थ्योरम यूज होगा, या तो मिनिमल थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, या इस तरह से कुछ। इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रेशन, लिमिट दे ही रखा है, सॉल्व करना है तुम्हें खाली। एम मैट्रिक्स है और एक इक्वेशन दे रखा है, सो कुछ नहीं करना, एम से पहले मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, क्योंकि एम इनवर्स निकालना मत, इसको बस एम से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा और राइट साइड में एम एक बढ़ जाएगा, फिर वो वैल्यूज पुट कर दो, तो इजीली तुम उसको के निकाल पाओगे। या इसका वो निकाल लेना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उससे कंपेयर कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल के कंपेयर कर लेंगे, उससे कंपेयर कर लो तो भी हो जाएगा, तो हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, उससे आ जाएगा, फिर बाद में सॉल्व कर लेना। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, फिर उससे कंपेयर करके के आ गया, सॉल्व कर लेंगे। n with a random variable representing the number of fair dice thrown with probability mass function this। so n random variable, ठीक है, और n बराबर i है, उसकी probability 1/2i है। s with the sum of the number appearing on the faces of the dice, s जो है नंबर appearing on sum of the number है डाइस के फेस पे। तो पूछ रहा है तुमसे, गिवन है s3 है, ओके, तो सम इज 3 यू हैव गिवन, so what is the probability that 2 dice were thrown?
सो डाइस में भी है ना, n क्या है, नंबर ऑफ फेयर डाइस थ्रोन है। तो बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट इज 2 डाइस वर थ्रोन। ट्राई कर सकते हो, मे बी बेस थ्योरम यूज होगा, ठीक है ना, क्योंकि सम 3 के क्या पॉसिबिलिटी बताना जरा, डाइस पे सम 3 किसी केस में आ सकता है। चलो मान लो एक डाइस है तो सिर्फ एक ही होगा, इससे आ गया। 2 डाइस है तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है, 1 3 3 1। 3 डाइस है तो पॉसिबिलिटी है, अगर 3 डाइस को थ्रो किया तो सम 3 आ सकता है क्या? यस सर, एक बार 4 डाइस होगा तो सम 3 हो सकता है क्या? नो। तो यू हैव 3 E1 E2 E3 है ना, 3 पार्टीशन बनेंगे, या तो 1 या 2 या 3, तरीके से बेस थ्योरम लगाना हो जाएगा। x नॉर्मल 0 1 है और y x प्लस मॉड x है, तो बता रहा है, पूछ रहा है e ऑफ y क्यूब बताओ। कोई नहीं, यहाँ से क्यूब कर लो, डायरेक्टली तुम डेफिनेशन यूज कर सकते हो, या और भी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि एक्स नॉर्मल का मीन पता है, वेरिएंस पता है, एक्स स्क्वायर के बारे में पता है तुम्हें, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर के बारे में पता है, तो उससे ही काम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनना, इसीलिए तो बस पुट करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई है। y नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है और y ln x है, ठीक है। एक्चुअली इसको हम बोलते हैं, एक नया नाम आता है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आगे आएगा, मतलब तुम लोग में से करोगे तो उसमें क्या होता है कि जिसका लॉग लेने पे नॉर्मल हो जाए, तो y है ना, y नॉर्मल है तो x को बोलते हैं लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि लॉग x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, लॉग नॉर्मल है। एनीवे यहाँ पे तुम्हें जरूरत नहीं है नाम का। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x का पीडीएफ निकालना है, एंड मीडियन ऑफ x है ना, तो मतलब ये पूछा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या है, उसको तुम्हें डिराइव करना है, एंड मीडियन, तो मीडियन वही सीडीएफ को हाफ रखना है। फाइंड द MLE ऑफ द मीडियन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x बेस्ड ऑन द रैंडम सैंपल ऑफ साइज n। सो फिर जो भी मीडियन आया पिछले क्वेश्चन, उसका तुम्हें MLE फाइंड करना है, ट्राई करना। रैंडम वेरिएबल x हैज पीडीएफ दिस, ex दे रखा है, तो अल्फा बीटा बताओ, फिट करना है इसको। डेफिनेशन से भी कर सकते हो, या कोई अगर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में फिट हो रहा है तो यू कैन ट्राई दैट। ठीक है, एक तो पहले बात तुम इसका ये पीडीएफ है, तो इसका जो इंटीग्रेशन 1 कर देना, एक तो उससे रिजल्ट आ सकता है, और दूसरा रिजल्ट EX से आ जाएगा। 2 अननोन है ना, तो 2 रिलेशन चाहिए तुम्हें, तो एक पीडीएफ डेफिनेशन इंटीग्रेशन ओवर सपोर्ट इज 1 एंड देन EX यूज करो, उससे आ जाएगा। XY with the 2 random variable with join PDF this, find the marginal density of x and y, तो ट्राई कर सकते हो ना, x का मार्जिनल y का मार्जिनल, फिर बताना एक्स वाई इंडिपेंडेंट है क्या, तो अगर मार्जिनल का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ गया तो हो जाएगा, और उसके बाद एग्जाम कोवेरियंस निकालो, कोवेरियंस भी आ जाएगा। सो x1 x2 xn with a random sample from exponential 1 by theta population obtain the Cramer-Rao lower bound। तो फॉर्मूला था ना किसका, थीटा स्क्वायर के लिए, तो एक साथ जी डैश थीटा है ना अपॉन माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, या एन टाइम कर दोगे बाहर डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्टली तुम पीडीएफ भी ले सकते हो। तो फॉर्मूला इसका है, क्रैमर-राव लोअर बाउंड को देख लेना, 2-3 डिफरेंट वे में है, एक जिसमें तुम लॉग लाइक्लीहुड यूज करोगे, एक में तुम लॉग सिर्फ पीडीएफ का यूज कर लोगे डायरेक्टली, तो एन टाइम करना पड़ता है। Okay, let x1 x2 xn be the random sample from population with mean mu and variance sigma square, to consider the following estimators of mu। तुम्हें एस्टिमेटर दे रखा है, पूछ रहा है कि कौन सा अनबायस्ड है, तो मीन लेके देखो है ना, फिर कौन सा कंसिस्टेंट है, तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी सोच सकते हो, नहीं तो फिर मीन लेके देखो, मीन शुड कन्वर्ज टू पैरामीटर एंड वेरिएंस शुड कन्वर्ज टू 0। which of these two estimators is more efficient? सो रिलेटिव जिसका वेरिएंस कम होगा वो ज़्यादा इफिशियंट होगा। ओके, 24 x1 x2 xn विद रैंडम सैंपल फ्रॉम बर्नौली पॉपुलेशन। ओके, तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालो, तो यूज कर लो फैक्टराइजेशन थ्योरम एंड
कंसीडर एन एस्टिमेटर u दे रखा है दिस। अच्छा u की वैल्यू ये है, u 1/2 है ना, अगर x1 + x2 1 है, 0 है अदरवाइज। तो एग्जामिन वेदर u इज अनबायस्ड। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u निकाल के देखो, अगर u का एक्सपेक्टेशन ये वाला आ गया p × 1 - py, तो इसका मतलब है कि ये अनबायस्ड हो गया। और उसके बाद यूजिंग रिजल्ट इन ऑब्टेन्ड इन ए एबव राव ब्लैकवेल थ्योरम यूज करो और बताओ। सो यू एम वी यू फाइंड करो। तो ठीक है ना, कंप्लीट सफिशिएंट निकाल लो और उसके बाद तुम्हें अनबायस्ड एस्टिमेट तो मिला हुआ ही है, तो इसके टर्म में ढूंढो एक फंक्शन, तो मे बी यही हो जाएगा। सो थ्योरम लगा के देखना, ठीक है, पहले तो अनबायस्ड प्रूफ करना। और हमने सफिशिएंट किया है, कंप्लीट चेक कर लेना, कंप्लीट सफिशिएंट। ऐसे ये मैंने बोला पहले एक बार डिस्कस किया हमने क्लास में, मुझे ऐसा लग रहा है, तो देख लें। तो ये लास्ट होगा शायद। तो x1 x2 xn with a random sample from population having pdf this obtain the most powerful text। so सिंपल वर्सेस सिंपल का है। अच्छा इसमें θ0 θ1 के टर्म में ही आएगा, ठीक है। L(θ1) L(θ0) मोर देन k लाइक यूज करना है, भी है। B पार्ट है x1 x2 xn with random sample from size n normal μ1 to test h0 μ5 है, h1 में μ4 है। डिसीजन टू रिजेक्ट h0 if x bar is less than equal to c। अल्फा एंड बीटा दे रखा है। सो व्हाट इज अल्फा व्हाट इज बीटा, अगर यहाँ क्लियर ना हो अल्फा बीटा क्या है, तो तुम स्टार्टिंग पेज पे जाना और चेक करना कि इनका अल्फा बीटा क्या मतलब है ना। तो कहीं अल्फा बीटा इसने एक्सप्लेन किया है, देखो। तो अल्फा है ना, अज्यूम मत करना, ऐसा नहीं अज्यूम कर लो बीटा को तुम पावर, अल्फा को तुम सिग्निफिकेंस लेवल। तो देख लेना क्या मतलब है, अगर एक्सप्लेन वहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है मतलब, तो फर्स्ट पेज पे दिया होगा। तो अल्फा का मतलब है टाइप 1 एरर से, और बीटा का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर से। ओके तो एन बताना है, राउंड ऑफ करना है, एंड हेंस सी, एन और सी फाइंड करना है। इसमें अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, h0 h1 है ना, तो ये भी दे रखा है, तो अल्फा बीटा यूज करके ही आ जाएगा आई थिंक, एन सी दोनों। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, थोड़ा टाइम दो। अब क्लास नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को होगी, तो मंडे तक तुम लोग क्या करना, इसको सॉल्व करके भेजना मुझे मंडे तक, है ना, 2012 वाला। तो उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। कितना बचेगा, 13 14 15 16 17 18 19, ओके। तो 1 या 2 सप्ताह में हो जाएगा आराम से। ठीक है जी, तो ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, वरना ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।